हेलो बच्चों, मैं सौरभ विनायक सर आपका आकाश यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी लाइनर सीरीज़ में हम एक नए चैप्टर के साथ बने हुए हैं। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। छोटा चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। नीट में एक क्वेश्चन आने के चांसेस बने रहते हैं। तो एनसीईआरटी में क्या खास बातें हैं, क्या इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, उस पर डिस्कस करते हुए हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर और इस चैप्टर में हम बात करेंगे मैग्नेट के बारे में, बार मैग्नेट के बारे में। इससे पिछले वाले चैप्टर में हम करंट बेस्ड मैग्नेट पे थे, जबकि इस चैप्टर में हमारा जो मेन कंसर्न है वो किससे रिलेटेड है, बार मैग्नेट से। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो शुरुआत इंट्रोडक्शन में जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट से हम शुरुआत कर रहे हैं कि बार मैग्नेट से रिलेटेड, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो वो हम वन बाय वन देखते चले जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, जिसका अपना एक नॉर्थ पोल, अपना एक साउथ पोल होता है। और अर्थ की अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ज्योग्राफिकल साउथ से ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ होती है। इसी कारण से अगर किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करें तो वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइंड हो जाती है। और बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है, जबकि जो साउथ पोल होता है बार मैग्नेट का वो ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ पॉइंट करता है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बार फिर से रिव्यू कर देता हूं। पहली कि अर्थ का अपना एक मैग्नेट है, अर्थ अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है जिसका डायरेक्शन ज्योग्राफिकल साउथ से ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ होता है। इसी कारण से अगर किसी भी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करें तो वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब नॉर्थ नॉर्थ पोल को पास में लाया जाता है तो वो रिपेल करते हैं, या साउथ साउथ पोल को पास में लेकर आए, लाइक पोल लेकर आए तो लाइक पोल आर रिपेल ईच अदर। वहीं अगर अनलाइक पोल होंगे तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। हम कभी भी मैग्नेट को तोड़कर उसके पोल को अलग अलग नहीं कर सकते। मैग्नेट ऑलवेज एक्सिस्ट इन डाइपोल। अगर एक बार मैग्नेट को आप दो पार्ट में तोड़ोगे तो वो दो नई मैग्नेट में बदल जाएगी। वो अलग बात है कि वो वीकर हो जाएगी, उसका मैग्नेटिक मोमेंट कम हो जाएगा, लेकिन वो अलग अलग नहीं कर सकते, आप आइसोलेट नहीं कर सकते दोनों पोल्स को। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ जो हम मैग्नेटिक मटेरियल पर बात करेंगे तो जो मैग्नेट बनाई जाती है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर इम्प्योरिटीज ऐड करके बनाई जाती है। दैट इज मैग्नेट फॉर्म्ड आउट ऑफ आयरन एंड इट्स एलॉय। तो एक बार रिव्यू वापस से देखते हुए कि क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिज्म को लेकर। मैग्नेटिज्म को लेकर जो हमने यहाँ कॉन्सेप्ट देखे वो ये देखे कि हम एक तो मैग्नेट को तोड़ नहीं सकते हैं, अगर तोड़ दें तो तोड़ तो सकते हैं लेकिन मैग्नेटिज्म जो है वो ख़त्म नहीं होगा, वो दो नई मैग्नेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। नॉर्थ नॉर्थ पोल रिपेल करते हैं, लाइक पोल रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं। अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है जिसका डायरेक्शन ज्योग्राफिकल साउथ से ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ होता है। इसी कारण से कोई भी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो उसमें एक मैग्नेटिक टॉर्क लगता है और वो अलाइन हो जाता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। नाउ आगे हम बार मैग्नेट को डिस्कस करते हुए, बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है वो बिल्कुल सोलेनॉइड जैसा होता है। मैग्नेट के दो पोल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में होते हैं वैसे ही हम मैग्नेटिक चार्ज की तरह लेते हैं, पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। मैग्नेट की जो सारी की सारी ताकत होती है वो उसके एंड पॉइंट्स पर होती है।
पोल पॉइंट अप्रोक्सीमेटली टूवर्ड्स द ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो ऐसा क्यों? क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ज्योग्राफिकल साउथ से ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ होती है। बेटा ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं, और कैसी बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेट फॉर्म अ कंटिन्यूअस क्लोज लूप। तो जो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज लूप बनाती है, जस्ट लाइक एन सोलोनाइट। नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है, साउथ पोल पे जाती है, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेट फॉर्म अ कंटिन्यूअस क्लोज लूप। इसी कारण से फ्लक्स कंप्लीट क्लोज सरफेस से जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो जीरो होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये बेटा कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ये बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न, ये सोलोनाइट के लिए, और ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। सेकेंड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर हम कहीं पे भी टेंजेंट खींचें तो हमें डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट आ जाता है। यहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी क्रॉस बी लगेगा, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ बी नहीं, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बेटा सेकंड पॉइंट, जितना ज्यादा फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उतना ही ज़्यादा होगा। यानी अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास पास दिखाया, डेंसिटी उनकी ज़्यादा दिखाई, तो बी का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा। ये सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लेकर जैसा पॉइंट था बिल्कुल वैसा ही पॉइंट है। कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का यूनिक डायरेक्शन होगा, तो दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। एक बार फिर से आपको डिस्क्रिप्टिव पे मैं लेकर जाऊं तो पहला पॉइंट कि बार मैग्नेट के कारण या कोई भी मैग्नेट जो है या सोलोनाइट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है। दूसरा पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉ करते तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाता है। डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, इसी कारण से आप देख सकते हो बेटा कि एट द एंड पॉइंट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, यानी वहां मैग्नीट्यूड जो बी का है वो बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। बेटा नेक्स्ट, बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न है वो बिल्कुल सिमिलर है लाइक एन सोलोनाइट। बार मैग्नेट के अंदर या ड्यू टू द सोलोनाइट एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 2 म्यू नॉट m बाय 4 पाई r क्यूब होता है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक डाइपोल में 2 kp बाय r क्यूब होता है, बिल्कुल वैसा ही एक्सियल पॉइंट पर होता है। और अगर इक्वेटोरियल की बात करें तो ये लेट बेटा बार मैग्नेट तो जितना शॉर्ट डाइपोल के लिए एक्सियल पॉइंट पर बी है उसका हाफ इक्वेटोरियल पॉइंट पर होता है, और डायरेक्शन जो डाइपोल का डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर इक्वेटोरियल पे बी पूछा आपसे कितना है तो म्यू नॉट m बाय 4 पाई r क्यूब, और जो डायरेक्शन है वो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। डाइपोल कभी भी बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो जिसकी श्योरिटी से आप बात कर सकते हैं वो है नेट फोर्स। नेट फोर्स ऑन अ डाइपोल इज इक्वल टू 0। ये सेम बात हमने करंट कैरिंग कॉइल को जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा था तब वहां पर भी कही थी। तो कोई भी डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर नेट फोर्स 0 होता है। टॉर्क का फॉर्मूला m क्रॉस b
M is the magnetic dipole moment of a bar magnet. लेट जैसे ये एक बार मैग्नेट है एंड ये हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो नॉर्थ पोल पर जो फोर्स लगता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, साउथ पोल पे जो फोर्स लगता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स के कारण एक कपल लगता है और उस कपल का वैल्यू मैग्नीट्यूड एम बी साइन थीटा, और अगर डायरेक्शन ऑफ टॉर्क देखें तो एम को बी की तरफ घुमाएंगे तो हमें सेंस ऑफ रोटेशन और थंब जो है वो टॉर्क की डायरेक्शन पता लग जाएगी। और यहीं से एक इम्पॉर्टेंट, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी होती थी विद रेस्पेक्ट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ही बार मैग्नेट की भी अपनी एक मैग्नेटिक एनर्जी होती है, जिसे आप बिल्कुल इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह समझ सकते हैं कि अगर एक डाइपोल को हम टर्न करने की कोशिश करेंगे, रोटेट करने की कोशिश करेंगे इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट जो हम एनर्जी खर्च करेंगे वो मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और जब हम उसे वापस से छोड़ेंगे तो वो फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगी। इस मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला माइनस एम बी कॉस थीटा और माइनस एम डॉट बी होता है। यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी था उसी एनालॉजी में, कि बार मैग्नेट दो तरह की पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे रह सकती है। अगर थीटा 0 डिग्री है तो मैग्नेटिक एनर्जी इज मिनिमम एंड इट इज़ अ स्टेबल पोजीशन। अगर 90 डिग्री है तब तो मैग्नेटिक एनर्जी 0 है, और अगर 180 है तो मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन। बेटा ये जो क्वेश्चन है इस पर कई बार नीट जो है वो क्वेश्चन बना चुका है। यस, एक एग्जांपल लेते हुए और इसमें क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है उसको देखते हुए इस पर बात करते हैं। बेटा अगर बार मैग्नेट को दो पीसेस में तोड़ा जाए, एक तरीका है लेंथ के परपेंडिकुलर और दूसरा लेंथ के अलोंग, तो बेटा जब लेंथ के परपेंडिकुलर हम तोड़ेंगे, ट्रांसवर्स तोड़ेंगे, तो पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा लेकिन लेंथ में चेंज आएगा, जिसकी वजह से जो मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट है वो रिड्यूस हो जाएगा। सेकंड वाले केस में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में चेंज आएगा, जिसकी वजह से पोल स्ट्रेंथ में चेंज आएगा और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिक्रीज हो जाएगा। लेंथ तो सेम रही लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होने की वजह से पोल स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस हो गई। अगर मान लो आपने दो बराबर पार्ट में काटा तो यहाँ लेंथ ही L/2 हो गई, पोल स्ट्रेंथ तो सेम रहा, तो जो डाइपोल मोमेंट है वो पहले के मुकाबले आधा हो गया। अलोंग द लेंथ भी लेट आपने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो अभी m/2 है, लेकिन इस बार लेंथ के आधे होने की वजह से नहीं, पोल स्ट्रेंथ के आधे होने की वजह से ये चीज हुआ है। दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में या इसको हम एक कॉन्सेप्ट के फॉर्म में समझ सकते हैं कि कभी भी मैग्नेटिक निडल अगर है और उसे यूनिफॉर्म फील्ड में रखें तो उस पर हमेशा नेट फोर्स 0 होगा बट इट एक्सपीरियंस टॉर्क। लेकिन अगर एक आयरन नेल को बार मैग्नेट के पास में लाएं, बार मैग्नेट की खासियत बेटा फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, तो फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो आयरन नेल पर एक डाइपोल अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होने के कारण आयरन नेल जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और उसके साथ साथ ही उस पर टॉर्क भी लगता है। तो यहाँ कुछ और ख़ास बात देखते हुए, तो फील्ड इज यूनिफॉर्म, ये तीसरा पॉइंट देखें, आयरन नेल एक्सपीरियंस अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, देयर इज इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट इन द नेल, देयरफॉर इट एक्सपीरियंस बोथ फोर्स एंड टॉर्क। सी पॉइंट बेटा, मस्ट एवरी मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन हैव अ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एंड व्हाट अबाउट द फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड। तो दो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन है जिसका हम डाइपोल मोमेंट डिफाइन नहीं कर पाते हैं। इफ द सोर्स ऑफ फील्ड एज अ नेट
non-zero magnetic moment, then only they have magnetic configuration north pole and south pole. लेकिन अगर जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टोरॉइड की और एक स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर की, तो ये एक ऐसा मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें हम डाइपोल को डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान में रखेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ये भी। एंड डी पॉइंट जो है वो इस बात को इंडिकेट करता है कि मैग्नेट की जो सारी की सारी ताकत होती है वो उसके पोल पर होती है, पोल स्ट्रेंथ पर होती है। तो मैग्नेट की जो पावर है वो उसके एंड पे है, मिडिल पे उसका मैग्नेटिक इफेक्ट बहुत कम है। इस बात को जो है ये फोर्थ पॉइंट इंडिकेट करता हुआ। 5.2.4 जो हमारा चैप्टर का पॉइंट है उसमें हमने एक एनालॉजी रिलेट किया है इलेक्ट्रिसिटी में और मैग्नेटिज्म में। मैग्नेटिज्म के सभी फॉर्मूलेस हम इलेक्ट्रिक डाइपोल से एनालॉजी बनाते हुए याद कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ जहाँ ई है वहाँ इस चैप्टर में हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो उसे बी से रिप्लेस कर दें। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रिप्लेस विथ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। वहाँ कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन रहता था, उसकी जगह μ0/4 पाई। तो आप चेक करें, जैसे इक्वेटोरियल पॉइंट पर डाइपोल के कारण वहाँ kp/r³ होता था और अपोजिट डायरेक्शन में होता था, तो इसलिए -μ0m/4 पाई r³। एक्सियल पॉइंट पर 2 μ0m/4 पाई r³। डाइपोल के टॉर्क की बात करें तो P क्रॉस E होता था, यहाँ M क्रॉस B। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है बेटा। इस टेबल से हम हमारे फॉर्मूलेस लर्न कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म के अंदर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ। जैसा कि हमने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो फॉर्म करती है मैग्नेट, वो क्लोज लूप फॉर्म करती है। तो इस क्लोज लूप की वजह से एक क्लोज सरफेस से जो नेट फ्लक्स होगा वो हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स टू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 0। उस क्लोज सरफेस से जितनी लाइनें बाहर निकलेगी उतनी ही लाइनें एंटर करेगी, क्योंकि वो क्लोज लूप बना रही है। नॉर्थ पोल से निकल रही है, साउथ पोल पे आ रही है, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ जा रही है। मैग्नेटिज्म में क्लोज लूप बनता है, इसलिए क्लोज सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होता है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में मोनोपोल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, मोनोचार्जेस भी एग्जिस्ट करते हैं। बेटा ये कुछ डायग्राम से जिसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सही है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गलत है। तो जो सबसे पहला है उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रेडियली बाहर आती हुई दिख रही है, तो ये पैटर्न मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नहीं हो सकता। हाँ, डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हो सकता है, इनफाइनाइट लॉन्ग लीनियर चार्ज के लिए होता है रेडियली आउटवर्ड, बट इट इज नॉट फॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म अ क्लोज लूप। ये पैटर्न भी नहीं हो सकता क्योंकि एम्प्टी फ्री स्पेस में क्लोज लूप बन रहा है। अगर हम एम्पियर लॉ लगाएं, लाइन इंटीग्रल ऑफ B.dl इक्वल्स टू μ0I, तो अंदर तो कुछ है ही नहीं, करंट ही नहीं है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट भी कर रही है, तो ये भी मुमकिन नहीं है। D और G पैटर्न में सोलेनॉइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट बना दी गई है, जबकि हमें मालूम है वो क्लोज लूप बनाती है। एट द एंड पॉइंट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर्व्ड होती है, जबकि यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट शो कर रखी है, जो कि एम्पियर लॉ का वायलेशन होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी जो एंड पॉइंट है नॉर्थ और साउथ पोल, वहाँ पर भी बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट बता रखी है। डी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस के लिए सही है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड्स के लिए गलत है। ये अगेन सोलेनॉइड और बार मैग्नेट का पैटर्न है, तो ये भी ठीक है। टोरॉइड का पैटर्न भी। एग्जाम्पल 5.4 में भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना सकते हैं कि क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द लाइन ऑफ फोर्स। तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पे तो ये बात कहना सही था, लेकिन
मैग्नेटोस्टैटिक में या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ये कहना गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है वो क्यू वी क्रॉस बी लगता है, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं, उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। क्या एक बार मैग्नेट अपनी फील्ड के कारण अपने ऊपर टॉर्क लगा सकती है क्या? नहीं, वो दूसरी मैग्नेट के ऊपर टॉर्क लगा सकती है। लेकिन अगर एक करंट कैरिंग वायर है तो खुद के ही वायर के एक स्मॉल सेक्शन पर वो फोर्स अप्लाई कर सकता है। बेटा यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करता तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ QM। QM इज द मोनोपोल या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं, मोनोपोल चार्ज बोलते हैं, मैग्नेटिक चार्ज कहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर सिस्टम पे एवरेज ऑफ द चार्ज 0 हो तब भी मैग्नेटिक मूवमेंट हो सकता है। इसका एग्जाम्पल जो लिया गया है, लाइक अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल जिनका अपना इंडिविजुअल एटम का डाइपोल मूवमेंट होता है, बट देयर नेट चार्ज इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ सर क्या खास बात बताई, तो थोड़ा सा एक बार फिर से पीछे चलते हैं और आपको पूरी बात को मैं वापस से बताता हूँ। एग्जाम्पल 5.3 इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न सही है, कौन सी नहीं है। तो इनमें से जो सही है वो एक तो E है और दूसरा C है, बाकी जो फील्ड लाइंस पैटर्न है वो सही नहीं है। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो ये है कि क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को लाइन ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं क्या? तो लाइन ऑफ फोर्स नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? कारण क्या है उसका? कारण है कि वो मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है वो क्यू वी क्रॉस बी लगता है, यानी बी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन लगता है, अलोंग द बी नहीं लगता है। अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करता तो गॉस लॉ, जैसे इफ चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, वैसे यहाँ पे म्यू नॉट इनटू QM हो जाता है बेटा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हुए, यहाँ अब हम मैग्नेटिक मटेरियल का क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि हमें आनी चाहिए और उनके बेसिस पे हमें मटेरियल को क्लासिफाइड करना आना चाहिए। तो इसमें जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया है, हम I से भी कई बार रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज इक्वल्स टू नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। एक स्पेसिमेन को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसमें कितना डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ पर यूनिट वॉल्यूम, गिव मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यूनिट ध्यान में रखें। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये जो मैग्नेटाइजेशन उसके अंदर हुआ उसको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं और इसका यूनिट एम्पियर पर मीटर होता है। अगर कोई मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है तो इसका मतलब उसके लिए M का वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा है तो वो मटेरियल एक अच्छा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता है। कोई वीकली मैग्नेटाइज होता है तो जैसे डाई मैग्नेटिक मटेरियल है, अपोजिट डायरेक्शन में बहुत स्मॉल अमाउंट का डाइपोल मोमेंट वहाँ पर इंड्यूस होता है। हमारी दूसरी डेफिनेशन है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, या दूसरा उसका नाम है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो अगर हमने एक सोलोनाइड के अंदर करंट फ्लो करवाया और कोर में अभी कोई कोर नहीं था, फ्री स्पेस एज ए कोर था, तो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NI। तो अगर हमसे H पूछा जाता है बेटा तो H इज इक्वल्स टू B नॉट अपॉन म्यू नॉट
जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उसको म्यू नॉट से हमने डिवाइड कर दिया, तो इट इज इक्वल्स टू Ni। यहाँ इसी कॉन्सेप्ट को और एलोबरेट करते हुए कि अगर हमने सोलोनॉइड के बीच में एक कोर इंसर्ट कर दिया तो वो कोर मैग्नेटाइज होगा, और नेट मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। अब अगर हम इसको देखें तो Bm इज इक्वल्स टू म्यू नॉट M, तो यहाँ से H कैसे निकालें, तो बेटा B इज इक्वल्स टू B नॉट प्लस Bm, तो यहाँ से B नॉट अगर लिखें तो B नॉट इज इक्वल्स टू B माइनस Bm, और म्यू नॉट से इसको हमने डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। B बाय म्यू नॉट माइनस M, और लिखा जाए इसको तो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट H, ये तो हुआ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये हुआ मैग्नेटाइजेशन के कारण बेटा म्यू नॉट M। इन दोनों का यूज करेंगे तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास आएगी जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, कि मटेरियल में कितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। ये जो ससेप्टिबिलिटी होता है इज अ रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो जब इस फॉर्मूले का यूज करते हैं बेटा और सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म म्यू नॉट 1 प्लस एक्स, और इन अदर वर्ड्स B इज इक्वल्स टू म्यू H। म्यू इज कॉल्ड परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम विच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। व्हाट इज रिलेटिव B नेट अपॉन B नॉट। B नेट हमने क्या लिखा था बेटा, B नॉट जब इसे सॉल्व किया जाता है तो इट इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स। तो कई बार इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल बन जाता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दे दिया और पूछ लिया कि रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम क्या होगा, तो म्यू आर इज इक्वल टू व्हाट बेटा 1 प्लस एक्स। ससेप्टिबिलिटी हमें कितना फ्रैक्शनल चेंज होता है मैग्नेटिक फील्ड में इसकी भी जानकारी दे देता है। अगर मैं 1 को माइनस कर दूं इस म्यू आर में से तो हमें ये पता लग जाएगा कि कितना चेंज, फ्रैक्शनल चेंज है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये जो वैल्यूज हैं बेटा म्यू आर और ससेप्टिबिलिटी, इनका हम क्वांटिटेटिवली यूज करते हैं टू डिफरेंशिएट द मैग्नेटिक मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल 5.5 में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैग्नेटाइजिंग करंट को लेकर है। क्वेश्चन में एक टर्म पूछ लिया है कि मैग्नेटाइजिंग करंट फाइंड आउट करिए। व्हाट इज मैग्नेटाइजिंग करंट? पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं पूरा, कि एक सोलेनॉइड है और उसमें एक कोर है और कोर की रिलेटिव परमेबिलिटी 400 है और कैरी अ करंट 2 एम्पियर। तो कोर रखने पर, कोर उसमें पुटअप करने पर ये बताइए कि H कितना होगा, M कितना होगा, B कितना होगा, ऐसा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो अगर हम H की बात करें तो H हमें मालूम है, दैट इज फील्ड H इज डिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द कोर एंड H इज इक्वल्स टू Ni। तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ था और I था, तो हमने उसको सॉल्व किया बेटा। मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो जब हमारे पास H आ गया है तो B इज इक्वल्स टू म्यू H।
म्यू म्यू कैसे लिख दिया बेटा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। मैग्नेटाइजेशन। अब इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉइंट नंबर डी, दैट इज मैग्नेटाइजिंग करंट। तो व्हाट इज मैग्नेटाइजिंग करंट? मैग्नेटाइजिंग करंट इज द एडिशनल करंट जो कि हम एक फ्री स्पेस वाली एयर कोर कॉइल में पास करें कि उससे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जितना कि कोर रखने पर हो रहा था। तो कोर रखने पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी, 1 टेस्ला। हमसे बोल रहा है कि कोई कोर ना हो तो एडिशनल करंट जो हम पास करते हैं उस एडिशनल करंट को हम मैग्नेटाइजिंग करंट बोलते हैं। बी का वैल्यू हमारे पास है ही 1 टेस्ला, म्यू नॉट हम जानते ही हैं, स्मॉल एन दे ही रखा है, आई की वैल्यू 2 एम्पियर है। तो ये जो एडिशनल करंट हमने सप्लाई किया है इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग करंट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा अगर नीट डायरेक्टली इसको यूज़ करता है, इस टर्म को यूज़ करता है, मैग्नेटाइजिंग करंट बताइए, तो वो इसको डिफाइन नहीं करेगा। ये हमें समझना है कि मैग्नेटाइजिंग करंट का क्या मतलब है। मैग्नेटाइजिंग करंट एनसीईआरटी क्या बता रहा है मैग्नेटाइजिंग करंट को, कि अगर कोर हटा दें तो कितना एडिशनल करंट हमें पास करना होगा जिससे कि उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो कि जब सोलेनोइड के अंदर कोर रखा गया हो। तो इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर मटेरियल को क्लासिफाइड किया गया इन टर्म्स ऑफ डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। टेबल 5.2 अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जो कि बहुत ब्रीफली डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सप्लेन करती हुई। ससेप्टिबिलिटी इज लो एंड नेगेटिव फॉर डाईमैग्नेटिक मटेरियल। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर अपन एक डाईमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के पास लेकर आए तो उसमें एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा, वो भी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, बहुत स्मॉल होगा। पैरामैग्नेटिक में पॉजिटिव है, इसका मतलब उसी डायरेक्शन में अलाइनमेंट होगा लेकिन स्मॉल होगा। फेरोमैग्नेटिक में बहुत स्ट्रांगली अलाइनमेंट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल का। म्यू आर की वैल्यू 1 से कम, इस लाइन का मतलब ये कि अगर डाईमैग्नेटिक मटेरियल को आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो मैक्सिमम फील्ड लाइंस मटेरियल से एक्सपेल्ड होगी, दूर भागेगी। वेरी फ्यू लाइंस आर पासिंग थ्रू द डाईमैग्नेटिक मटेरियल। जबकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल में डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस मटेरियल से ज़्यादा गुजरेगी और अगर फेरोमैग्नेटिक है तो उसकी डेंसिटी पैरामैग्नेटिक से भी ज़्यादा होगी। डाईमैग्नेटिक मटेरियल दूर भागते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। डाईमैग्नेटिक मटेरियल की खासियत होती है कि इंडिविजुअल एटम का कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उनकी स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में होती है, उनका मोशन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिसके कारण उनका डाइपोल मोमेंट एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है और नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल एटम इज इक्वल्स टू 0। तो ऐसा क्या होता है कि जब डाइपोल को या डाईमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक बार मैग्नेट के पास में लाया जाता है तो ये डाइपोल किस वजह से इंड्यूस हो जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, लेंज लॉ। वो कहता है कि एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है विच अपोजेस द वेरी कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। तो यहां पर भी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के when magnetic field is applied, those electron having orbital magnetic moment in the same direction slow down, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो स्पीड अप हो जाता है।
एक इंड्यूस करंट होता है और लेंज लॉ के हिसाब से इट्स अपोजिट द वेरी कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। इसीलिए जब किसी बार मैग्नेट को डाईमैग्नेटिक मटेरियल के पास में लेकर आते हैं तो उसमें एक डाइपोल अपोजिट पोलैरिटी का इंड्यूस होता है और इंड्यूस होने की वजह से वो जो डाइपोल है वो मैग्नेट से दूर भागता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर नीट क्वेश्चन बना सकता है, जिसे बोलते हैं मेसनियर इफेक्ट। परफेक्ट डाईमैग्नेटिज्म, सुपर कंडक्टर परफेक्ट डाईमैग्नेटिज्म शो करते हैं जिनके लिए म्यू आर का वैल्यू 0 और ससेप्टिबिलिटी -1 के बराबर होती है। परफेक्ट कंडक्टिविटी एंड परफेक्ट डाईमैग्नेटिज्म। डाईमैग्नेटिज्म इज एन यूनिवर्सल प्रॉपर्टी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ डाईमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर डोमिनेट करती है, जबकि पैरा और फेरो में खुद के ही डाइपोल इतना अलाइनमेंट का फैक्टर इतना ज़्यादा होता है कि उसमें ये जो अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होता है ये फैक्टर नेगलेक्ट हो जाता है। अब हम लास्ट में हैं, पैरा और फेरो को भी समझ लेते हैं। पैरा मैग्नेटिक मटेरियल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इंडिविजुअल एटम का डाइपोल मोमेंट, जैसे डाईमैग्नेटिक में पेयर्ड होने की वजह से वहाँ पर इंडिविजुअल एटम का डाइपोल मोमेंट 0 हो गया था, जबकि पैरामैग्नेटिक के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इंडिविजुअल एटम का अपना डाइपोल मोमेंट है। लेकिन इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये जो डाइपोल्स हैं ये रैंडमली अरेंज है, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। जब इन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये डाइपोल्स अलाइंड होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और ये अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द मैग्नेट। इनकी म्यू आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होती है, लो होती है। एग्जाम्पल हमें कुछ याद रखना है बेटा। इसी तरीके से एग्जाम्पल डाईमैग्नेटिक मटेरियल के भी थे, उन्हें भी अपने को ध्यान में रखना है। मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज अंटिल इट रीचेस द सैचुरेशन वैल्यू। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से रैंडमनेस बढ़ती है और ससेप्टिबिलिटी मटेरियल की कम होती चली जाती है। देन हम एक और टाइप के मटेरियल को डिस्कस करते हुए इसको कंक्लूड करेंगे, डेट इज फेरोमैग्नेटिज्म। ये जो मटेरियल होते हैं ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं। तो ये पैरामैग्नेटिक से अलग कैसे होते हैं? यहाँ जो स्ट्रक्चर होता है वो डोमेन स्ट्रक्चर होता है बेटा। एक छोटे से रीजन में लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक सिंगल डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। इन एब्सेंस ऑफ फील्ड ये डोमेन्स रैंडमली ओरिएंटेड होती है और नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 होता है। लेकिन जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो रैंडम जो डोमेन्स हैं वो अलाइन होने लगती है इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जिन डोमेन की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है वो साइज में बढ़ने लगती है, जो अपोजिट डायरेक्शन में है वो घटने लगती है। और एक स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का होता है। म्यू आर का वैल्यू बहुत हाई होता है, ससेप्टिबिलिटी इज वेरी हाई। यहाँ तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल हैं इनकी खासियत ये है कि इनमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा लेते हैं तो भी मैग्नेटाइजेशन इनमें बचा रह जाता है। तो मैग्नेटाइजेशन बचा रह जाता है तो इनका काम परमानेंट मैग्नेट बनाने में यूज होता है। दूसरी तरफ टेम्परेरी मैग्नेट होती है, सॉफ्ट आयरन होता है, उसमें जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड हटा लेते हो बहुत कम मैग्नेटिज्म उसके अंदर बचता है। रिटेंटिविटी और कॉरेसिविटी वर्ड यूज करते हैं बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में जो फील्ड लगानी पड़ती है बचे हुए मैग्नेटिज्म को खत्म करने के लिए।
तो इम्पॉर्टेंट है, there is a class of ferromagnetic material in which the magnetization disappear on the removal of external field called soft iron. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के एग्जाम्पल ध्यान रखें। तो बेटा एक और ख़ास बात यहाँ पर अगर हम बात करें तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एट लोअर टेम्परेचर लगभग इनकी ससेप्टिबिलिटी इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर की, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते एक क्रिटिकल टेम्परेचर से आगे निकल जाएं तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करने लगता है, डोमेन स्ट्रक्चर डिसइंटीग्रेट हो जाता है विद टेम्परेचर। तो बेटा यहाँ हम इस चैप्टर को कंक्लूड कर रहे हैं। आप इस चैप्टर से गो थ्रू होइए, जो जो लाइनें आपको बताई गई हैं उनको अच्छे से सीखिए, और इसी कंटिन्यूटी में हम एक नए चैप्टर के साथ बहुत जल्दी आपके साथ बनेंगे। थैंक यू बच्चों।